सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, अरेस्ट एंड लिबर्टी, कि गिरफ्तारी और स्वतंत्रता इज़ प्रूफ ऑफ नेसेसिटी अ प्री रेक्विजिट फॉर द ईडी। देखो, प्रूफ ऑफ नेसेसिटी का मतलब हुआ कि आपको ये सबूत देना पड़ेगा कि आप अगर किसी की गिरफ्तारी कर रहे हो तो वो गिरफ्तारी करना ज़रूरी है। प्री रेक्विजिट का मतलब हुआ पूर्व शर्त, फॉर द ईडी टू अरेस्ट अक्यूज्ड आरोपी अंडर पीएमएलए। पीएमएलए के तहत आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए क्या ईडी को प्रूफ ऑफ नेसेसिटी देना होगा? क्या प्रूफ ऑफ नेसेसिटी एक पूर्व शर्त है? एडिटोरियल पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा क्या बात है। टू ऑब्जर्वेशंस मेड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने दो बातों को देखा है, विभिन्न संदर्भों में दो बातों को सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं हैव रेज्ड रिलेवेंट इशू। रेज का मतलब है उठाना। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने देखी हैं, उन्होंने कुछ संबंधित मुद्दे उठाए हैं जो कि संबंधित हैं कंसर्निंग पर्सनल लिबर्टी, कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कुछ मुद्दे जो हैं वो उठाए हैं इन ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से। द केसेस रिलेटेड टू एक्शंस अंडर द PMLA, कि जो भी केस हैं जो PMLA के तहत आते हैं, एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। सिग्निफिकेंस का मतलब हुआ महत्व। और ये जो ऑब्जर्वेशंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए हैं, ये जो बातें देखी गई हैं, उनका महत्व इस बात में निहित है। लाई इनका मतलब होता है निहित होना। द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब है किस सीमा तक, टू विच कोर्ट्स आर इंक्लाइंड। इंक्लाइन का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ के प्रति झुकाव होना, टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी। अब देखो, ये जो बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व की गई हैं, इनका महत्व इस बात में निहित है कि किस हद तक कोर्ट्स जो हैं वे इस बात के प्रति झुकाव रखते हैं कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसकी रक्षा की जाए, उसे प्रोटेक्ट किया जाए। इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब है व्हेन कन्फ्रंटेड विथ। इन द फेस ऑफ का मतलब है जब आपका किसी चीज़ से टकराव होता है, सामना होता है। अ डिटरमेंड गवर्नमेंट दैट वांट, कि जब व्यक्ति का टकराव एक दृढ़ निश्चयी सरकार से होता है, वो सरकार जो कि चाहती है कि जो एजेंसीज हैं, यानी कि सरकार की काम करने वाली जो एजेंसीज हैं, जैसे कि ईडी है, टू हैव देयर वे। देखो, हैव वंस वे, इसका मतलब होता है कि आप जो करना चाहते हो उस काम को किसी भी तरह से कर लेते हो, यानी कि डू वाट वन वांट्स इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन, यानी कि विरोध के बावजूद आप जो करना चाहते हो वो कर लेते हो। इसको बोलते हैं हैव वंस वे। तो कुल मिला के एक दृढ़ निश्चयी सरकार अपनी एजेंसीज के माध्यम से जो करना चाहती है वो कर लेती है। तो कुल मिला के जब सरकार किसी व्यक्ति को एजेंसीज के माध्यम से गिरफ्तार करती है तो किस हद तक व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन ऑब्जर्वेशंस में अभिव्यक्त किया है। वन कंसर्न, अब देखो ये हमने बात की यहाँ पे कि दो बातें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व की हैं। तो पहली बात जो कि संबंधित है इस प्रश्न से, वेदर, कि क्या एन ऑफिसर अरेस्टिंग अ पर्सन, कि कोई भी व्यक्ति जो कि, यानी कि कोई ऑफिसर जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है, किस बात पर? मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर, आरोपों के आधार पे, शुड डिमॉन्स्ट्रेट, तो क्या उस ऑफिसर को प्रदर्शित करना चाहिए द नेसेसिटी फॉर अरेस्ट फॉर द एक्शन टू बी डीम्ड वैलिड। डीम का मतलब है मानना,
कि जो संबंधित ऑफिसर है उसके द्वारा जो एक्शन लिया गया है उसे वैलिड माना जाए, तो क्या उसके लिए ज़रूरी है कि संबंधित ऑफिसर ये डिमॉन्स्ट्रेट करे, ये प्रदर्शित करे कि भाई गिरफ्तारी की ज़रूरत क्यों है। एंड द अदर वॉइस्ड, इसके अलावा दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, वो इस बात को वॉइस करता है, इस बात को सपोर्ट करता है, शॉक एंड रिवल्सन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे काफ़ी ज़्यादा शॉक लगा है और काफ़ी ज़्यादा रिवल्सन महसूस किया है सुप्रीम कोर्ट ने। रिवल्सन का मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, यानी कि किसी चीज़ को देख के आपको घृणा पैदा होती है, बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट महसूस होता है। एट द ईज़ एंड क्विकनेस, ईज़ का मतलब ईज़ का मतलब है बड़ी ही सहूलियत के साथ और बड़ी ही क्विकली, है ना, विथ विच कोर्ट्स वर स्टेइंग रीजनड ऑर्डर्स। देखो, रीजनड ऑर्डर्स का मतलब हुआ एक लॉजिकल ऑर्डर, यानी कि जिसे रीज़न के आधार पे दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे भी आश्चर्य हुआ कि देखो कितनी क्विकनेस के साथ जो अदालतें हैं वे रीजनड ऑर्डर्स पे स्टे लगा रही थी। रीजन ऑर्डर्स ग्रांटिंग बेल, यानी कि कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो बड़े ही लॉजिकल वे में जो है पास किए गए और उनके माध्यम से जो है व्यक्ति को जमानत दी गई, है ना। ग्रांटिंग बेल का मतलब है जमानत देते हुए जो रीजन ऑर्डर पास किए गए, उन ऑर्डर्स पे फ्रीक्वेंटली ये देखा गया कि कई बार अपर कोर्ट ने क्या किया, स्टे लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर भी जो है बड़ा ही शौक व्यक्त किया और रिवल्सन व्यक्त किया। A bench headed by Justice Sanjeev Khanna granted interim bail. A bench headed by, तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे संजीव खन्ना, उन्होंने जो है इंतरिम बेल जो है टेम्परेरी बेल जो है प्रदान कर दी। किसे? फॉर द सेकेंड टाइम, और ये बेल जो है ना दूसरी बार मिली है सिंस हिज अरेस्ट इन मार्च। यहाँ पे हिज किसके लिए आया, यहाँ बात हो रही है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की, कि जब से यानी कि मार्च में उनकी गिरफ्तारी हुई थी तब से लेके अब तक ये उन्हें दूसरी बार बेल मिली है। इन द कोर्स ऑफ अ डिस्कशन, इन द कोर्स ऑफ अ डिस्कशन का मतलब हुआ एक डिस्कशन के दौरान, ऑन द लीगलिटी ऑफ हिज अरेस्ट बाय द ईडी। लीगलिटी का मतलब हुआ कि भाई कानून से संबंधित। तो कुल मिला के ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई थी वो कानूनी तौर पे सही है या नहीं है, इस डिस्कशन के दौरान फाइनली जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जो है जमानत दे दी है। द 64 पेज वर्डिक्ट एंडेड विथ अ रेफरेंस टू अ लार्जर बेंच। अब ये जो ऑर्डर दिया गया है जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के द्वारा, ये जो वर्डिक्ट का मतलब है फैसला, ये फैसला 64 पेज का था और ये जो पूरा की पूरा फैसला जो था वो इस तरह से समाप्त हुआ कि एक रेफरेंस जो है लार्जर बेंच को दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन पे डिस्कस किया जाए कि क्या ईडी वुड हैव टू प्रूव द नीड और नेसेसिटी टू अरेस्ट अ पर्सन। तो कुल मिला के ये एक प्रश्न सामने आया है कि क्या ईडी को नेसेसिटी टू अरेस्ट अ पर्सन साबित करनी होगी, क्या ईडी को ये प्रूव करना होगा कि भाई अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की ज़रूरत है बिफोर इफेक्टिंग एन अरेस्ट। इफेक्ट का मतलब है प्रभाव में लाना, यानी कि किसी की गिरफ्तारी को करने के लिए, गिरफ्तारी को प्रभाव में लाने के लिए क्या ईडी के लिए ये ज़रूरी होगा कि वह गिरफ्तारी की ज़रूरत को बताए या उसे साबित करे। सेक्शन 19 ऑफ PMLA स्पीक्स ऑफ द अरेस्टिंग ऑफिसर बीइंग रिक्वायर्ड। देखो PMLA का जो सेक्शन 19 है वो ये कहता है कि जो अरेस्टिंग ऑफिसर है, जो गिरफ्तार करने वाला ऑफिसर है, उसके लिए इस बात की ज़रूरत है टू हैव रीज़न टू बिलीव, यानी कि अरेस्टिंग ऑफिसर के पास ये बिलीव करने का कारण होना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है बिफोर इफेक्टिंग अरेस्ट। बिफोर इफेक्टिंग अरेस्ट का मतलब हुआ किसी की गिरफ्तारी को प्रभाव में लाने के लिए, यानी कि किसी को गिरफ्तार करने से पहले जो अरेस्टिंग ऑफिसर है उसको
उसके पास ये रीज़न होना चाहिए विश्वास करने का कि अमुक व्यक्ति जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है। द PMLA कास्ट अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑन एन ऑफिसर। देखो यहाँ पे कास्ट का मतलब है डालना, कि जो PMLA है वो स्टैट्यूटरी का मतलब है कानूनी, ऑब्लिगेशन का मतलब है बाध्यता, ऑन एन ऑफिसर। तो PMLA ऑफिसर के ऊपर एक कानूनी बाध्यता डालता है, किस बात के लिए? दोनों बातों के लिए, कि एक तो रिकॉर्ड रीजंस फॉर अरेस्ट, कि अगर व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा रही है तो किन आधारों पे, किन कारणों पे की जा रही है उसको जो है रिकॉर्ड किया जाए। एंड कन्वे का मतलब है यहाँ पे बताना, ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट टू द अक्यूज्ड, और जो आरोपी है उसे अरेस्ट करने के आधार भी बताए जाएं। यहाँ पे ग्राउंड का मतलब है आधार या कारण भी जो है उसको बताए जाएं कि भाई क्यों उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। वेदर दीज ऑब्लिगेशंस इंक्लूड, अब जो संबंधित अरेस्टिंग ऑफिसर है उसके लिए क्या ये ज़रूरी है, वेदर दीज ऑब्लिगेशंस की ये जो कानूनी बाध्यताएं हैं उनमें ये चीज़ भी शामिल है, इंक्लूड अ ड्यूटी टू डिमॉन्स्ट्रेट द नेसेसिटी टू अरेस्ट द पर्सन विल हैव टू बी डिसाइडेड। देखो, विल हैव टू बी डिसाइडेड का मतलब है अभी इसे डिसाइड किया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति जो किसी को गिरफ्तार कर रहा है, संबंधित ऑफिसर जो किसी को गिरफ्तार कर रहा है, तो क्या उसके लिए ये भी कानूनी बाध्यता है, क्या ये भी उसकी ड्यूटी है कि वो ये प्रदर्शित करे कि गिरफ्तारी की ज़रूरत क्यों है। तो ये जो पूरा की पूरा मामला है ना कि भाई किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी करने की ज़रूरत क्यों है, क्या ये भी अरेस्टिंग ऑफिसर की ड्यूटी है, इस मामले को या इस प्रश्न को अभी डिसाइड किया जाएगा। इट इज इस्टेब्लिश्ड, लेकिन ये बात स्थापित है, दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पावर इज नॉट सफिशिएंट जस्टिफिकेशन फॉर एक्सरसाइजिंग इट। एग्जिस्टेंस ऑफ अ पावर का मतलब है कि पावर का होना, व्यक्ति का सत्ता में होना, इज नॉट सफिशिएंट जस्टिफिकेशन, ये पर्याप्त कारण नहीं है, पर्याप्त क्लैरिफिकेशन नहीं है फॉर एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज का मतलब है यहाँ पे किसी चीज़ को प्रयोग में लाना, आप अपनी पावर को प्रयोग में करते हो। कुल मिला के ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि किसी व्यक्ति को आप सिर्फ इस आधार पे गिरफ्तार नहीं कर सकते कि वो पावर में है। द हार्टनिंग फीचर ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो ऑर्डर दिया गया है इसका एक बहुत ही अच्छा जो पहलू है, जो एक बहुत ही अच्छा पहलू है वो ये है, इज़ दैट इट ले डाउन का मतलब यहाँ पे निर्धारित कर देना, द व्यू दैट द ऑथराइज्ड ऑफिसर्स डिसीजन ऑन अरेस्ट। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में इस बात को जो है रखा गया है, इस विचार को रखा गया है कि जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है यानी कि जो गिरफ्तारी करने वाला ऑफिसर है उसका जो डिसीजन है गिरफ्तारी के संबंध में ऑट टू बी रूटेड, उस डिसीजन की जड़ें कहाँ होनी चाहिए, इन कंप्लायंस विथ। इन कंप्लायंस विथ का मतलब है फॉलो करना किसी चीज़ को, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, कि जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फॉलो करते हुए ऑथराइज्ड ऑफिसर को अपना डिसीजन लेना चाहिए। और कुल मिला के जो वो डिसीजन ले रहा है वो डिसीजन इस तरह का होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट के द्वारा या किसी जज के द्वारा उस डिसीजन का परीक्षण किया जा सके, उसको एग्जामिन किया जा सके। द कोर्ट हैज़ ऑल्सो डन वेल टू रीइटरेट। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बहुत अच्छा किया है कि इस बात को फिर से दोहराया है। रीइटरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से दोहराना। दैट अरेस्ट अंडर द PMLA कैन नॉट बी ऑन अ मेयर विम। में देखो, विम का मतलब होता है एक तरह की सनक, कि आपके मन में आया और आपने कर दिया। तो कुल मिला के ये बात भी कही है कि गिरफ्तारी PMLA के तहत जो गिरफ्तारी की जाती है वो सिर्फ मेयर, वो सिर्फ आपकी सनक के आधार पे नहीं हो सकती। एंड दैट डिसीजंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इसके अलावा जो डिसीजंस लिए जाते हैं जांच के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, शुड कंसीडर का मतलब है इस बात को विचार में लेना, इस बात को जो है इस बात का ख्याल रखना। तो कुल मिला के इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो डिसीजन लिए जाते हैं उस डिसीजन मेकिंग के दौरान इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है, किस बात को, एक्सकल्पेटरी मटेरियल टू। देखो, एक्सकल्पेट का मतलब होता है किसी को आरोप मुक्त करना, दोष मुक्त करना। एक्सकल्पेटरी का मतलब हो गया कि भाई आरोप मुक्ति से संबंधित
मटेरियल टू, मतलब कुल मिला के ऐसा मटेरियल जो व्यक्ति को आरोप मुक्त कर सके, व्यक्ति को दोष मुक्त साबित कर सके, इस तरह के मटेरियल को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। एंड नॉट मेयरली मटेरियल अगेंस्ट द अक्यूज्ड, मेयरली ओनली मटेरियल अगेंस्ट द अक्यूज, कि जो आरोपी है, ठीक है, उसके खिलाफ भी मटेरियल होगा और ऐसा मटेरियल भी उपलब्ध होगा जो उसे एक्सकल्पेट साबित कर सके। तो इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिसीजन लिया जाना चाहिए। द अदर इशू, दूसरा जो इशू है वो ये है, रिगार्डिंग अनदर बेंच शॉक ओवर कोर्ट्स स्टेइंग बेल ऑर्डर्स। अब देखो, जो दूसरा मुद्दा है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने इस बात पे बड़ा ही शौक जताया है, बड़ा ही आश्चर्य व्यक्त किया है, किस बात पे, ओवर, किस बात पर, कोर्ट्स स्टेइंग बेल ऑर्डर्स, कि कोर्ट्स के द्वारा फ्रिक्वेंटली जो बेल ऑर्डर्स दिए जाते हैं उन पर स्टे लगा देना। तो इस बात पर भी बड़ा शौक जो है सुप्रीम कोर्ट ने जताया है। टचेस अपॉन अ की एस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी जुडिशियल फंक्शनिंग। तो कुल मिला के ये जो दूसरा पहलू है ये किस चीज़ को टच करता है, अ की एस्पेक्ट का मतलब हो गया प्रमुख पहलू, ऑफ कंटेम्प्रेरी का मतलब है ये जो वर्तमान में चल रहा है, जुडिशियल फंक्शनिंग, कि वर्तमान में जिस तरह से हमारी न्याय व्यवस्था फंक्शन कर रही है उस पहलू को दर्शाता है। दूसरा जो बात है, द वेमेंस, वेमेंस का मतलब होता है मुखरता। मुखरता का मतलब होता है कि भाई कोई बात आप कितनी ज़्यादा फोर्स के साथ कहते हो, कितनी इंटेंसिटी के साथ कहते हो। विद विच द प्रोसिक्यूशन आर्ग्यूज इट्स केस, प्रोसिक्यूशन का मतलब हुआ अभियोजन पक्ष, जो अभियोग लगाता है, जो आरोप लगाता है, कि यानी कि जिस फोर्स के साथ अभियोजन पक्ष अपने केस को रखता है, बी इट अगेंस्ट बेल और चैलेंजिंग अ कोर्ट्स ऑर्डर ग्रांटिंग इट। अब देखो, अभियोजन पक्ष जो है, बी इट का मतलब है चाहे हो, अगेंस्ट बेल यानी कि अभियोजन पक्ष जो है बेल के खिलाफ अपने आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करता है, या फिर एक कोर्ट के द्वारा जमानत का ऑर्डर दिया गया है, इसको चैलेंज करते हुए अभियोजन पक्ष अपने तर्क रखता है ना, दोनों बातों में। सीम्स टू बी अ मेजर फैक्टर इन द अप्रोच ऑफ हायर कोर्ट्स। तो कुल मिला के प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो आर्ग्यूमेंट्स रखे जाते हैं, चाहे वे बेल के अगेंस्ट हों, चाहे वे जो निचली अदालत होती है जिसने कि जमानत दे दी है उसको चुनौती देते हुए अभियोजन पक्ष ने अपनी बात रखी हो, तो कुल मिला के ये जो प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो आर्ग्यूमेंट रखे जाते हैं, ऐसा प्रतीत होते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट जो है एक बड़ा फैक्टर है किस चीज़ में, इन द अप्रोच ऑफ हायर कोर्ट्स, इन द अप्रोच ऑफ हायर कोर्ट्स, कि भाई हायर कोर्ट्स के द्वारा जो दृष्टिकोण अपनाया जाता है इन चीज़ों के प्रति। एज द बेंच नोटेड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात को नोट किया, अ स्टे ऑन रीजनड ऑर्डर्स, कि जो लॉजिकल ऑर्डर्स दिए गए हैं, रीजनड ऑर्डर्स दिए गए हैं, उन पे स्टे लगा देना, उन पे रोक लगा देना, ऑट टू बी रेयर, ये बहुत ही रेयर होना चाहिए, है ना, मतलब बहुत ही कम होना चाहिए, ये बहुत ही रेयर होना चाहिए। रेयर एक्सेप्शंस का मतलब है अपवाद। बेस्ड ऑन ग्राउंड्स, तो कुल मिला के भाई देखो, जो निचली अदालत होती है वो भी सारे पहलुओं को कंसीडर करके ही जो है एक तरह से बेल देती है। तो अगर निचली अदालत के द्वारा बहुत ही तार्किक तरीके से अपना ऑर्डर पास किया गया है, तो फिर उसके ऊपर जो अपर कोर्ट्स हैं उनको स्टे जो है बहुत ही सोच समझ के लगाना चाहिए ना। कुल मिला के बात यहाँ पे कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि ऑट टू बी रेयर एक्सेप्शंस, कि अगर रीजनड ऑर्डर्स हैं और उन पे आप स्टे लगा रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा अपवाद स्वरूप होना चाहिए। और कब आप जो है इन पे स्टे लगाओ, बेस्ड ऑन ग्राउंड्स, अगर इन पे स्टे लगाया जाता है तो उसका आधार क्या होना चाहिए, इन आधारों पे, सच एज परवर्सिटी, परवर्सिटी का मतलब है विकृति, बाय द लोअर कोर्ट, की लोअर कोर्ट के द्वारा अगर किसी तरह की विकृति देखने को मिलती है ना, कि बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है कि लोअर कोर्ट ने जो है एकदम जो ऑर्डर दिया है वो रीजनड ऑर्डर नहीं है, एक तरह से लॉजिकल ऑर्डर नहीं है, या वहाँ पे आपको विकृति देखने को मिलती है, तब जाके उन पे जो है स्टे लगाओ। तो कुल मिला के तब स्टे लगाया जा सकता है, अन्यथा एंड नॉट डन एज अ मैटर ऑफ रूटीन, अन्यथा कि इस तरह से नहीं करना चाहिए कि कोई भी मामला जिसको निचली अदालत ने
बेल प्रदान कर दी, वो मामला जब ऊपरी अदालत पे गया, हाई कोर्ट में गया, तो वहाँ पे फिर जो है उस पर स्टे लगा दिया गया। तो कुल मिला के नॉट डन एज अ मैटर ऑफ रूटीन। तो कुल मिला के ये जो स्टे लगाने की प्रक्रिया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि रूटीन की तरह कि भाई ठीक है, नीचे से जमानत मिल गई, ऊपर गए और वहाँ पे जो है रोक लग गई। तो ये मैटर ऑफ रूटीन नहीं होना चाहिए। जो स्टे लगाया जा रहा है वो स्टे तभी लगना चाहिए बहुत ही रेयर केसेस में, बहुत ही दुर्लभतम घटनाओं में जो है स्टे लगाया जाना चाहिए। और ये तभी लगाया जाना चाहिए जब इस तरह के आधार सामने आए कि लगे कि लोअर कोर्ट के द्वारा जो है परवर्सिटी दिखाई गई है, विकृति दिखाई गई है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।